जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी और सामने लेक्चर भी आ रहा होगा। अच्छा, जो जो पिछला लेक्चर था उसमें आखिर में 2-3 स्लाइड्स रह गई थी। वो इसलिए मैंने नहीं स्टार्ट की क्योंकि जब आप स्लाइड्स को एंड करते हैं और दूसरा स्लाइड लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो वो पहले भी एक दफ़ा मुझे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने एंड कर दिया। मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम इसको अभी उठाया कि लेक्चर हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अच्छा, मैं उसको बता देता हूँ कि आखिरी 2-3 स्लाइड्स में क्या है और आप उसको अंडर देख भी लीजिएगा, आपके सामने भी है। हमने लास्ट टाइम जो लास्ट स्लाइड डिस्कस कर रहे थे वो डिज़ाइन के बारे में था कि किसी चीज़ की प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना इट्स वेरी आर्टिस्टिक और डिज़ाइन इज़ वेरी हार्ड। और आपको याद होगा परसों हमने क्लास ली थी। और डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनर्स का प्राइड होता है और प्रोग्रामर्स जो हैं, जो डेवलपर होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है कि कैसे एप्लीकेशन को डिज़ाइन कैसे करें। डेवलपमेंट में उनको प्रॉब्लम नहीं होता, डिज़ाइन का प्रॉब्लम होता है। तो डेफ़िनेटली डिज़ाइन करना है तो यूज़र को अंडरस्टैंड करना है, लोगों को समझना है, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी लिमिटेशंस के मुताबिक अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हमें जाँचना पड़ेगा उनकी पर्सनैलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। तो नेक्स्ट जो 2-3 स्लाइडें हैं वो क्या हैं? एक स्लाइड में डिस्कस किया कि ह्यूमन पर्सनालिटी जिस तरह मैन वर्सेस वुमेन दोनों डिफरेंट हैं और उसी तरह उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी डिफरेंट है, उनकी जो ट्रेड्स हैं वो भी डिफरेंट है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट है। तो कईयों की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट हो जाती है। तो जब आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह हम सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करते हैं, जिन लोगों के लिए आपने बनाना है, आपने उन लोगों को भी अंडरस्टैंड करना है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पॉइंट डिस्कस किया वो ये भी किया था कि हम टास्क एनालिसिस तो कर देते हैं मगर उससे पहले जो यूजर एनालिसिस है वो हम नहीं करते। तो यूजर एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले यूजर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो क्या है, वो कैसा है, उसकी सोच क्या है, उसकी क्या ट्रेड्स हैं, उसके बारे में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात नहीं कर रहा, जो पहला लेक्चर है उसके आखिरी 2-3 स्लाइड्स की बात कर रहा हूँ। और जब आप उन स्लाइड्स को भी गो थ्रू होंगे, इस एक्सप्लेनेशन को देखते हुए या वैसे भी आप गो थ्रू होंगे तो आप समझ लेंगे। उस पे एक टॉपिक था एमबीटीआई, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। मेयर ब्रिग्स एक रिसर्चर था, उसने ह्यूमन पर्सनालिटी के कुछ डिफरेंट ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स का मतलब होता है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात या कुछ उनकी पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की। उसने कहा कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग रिस्क टेकिंग होते हैं, कुछ लोग रिस्क को अवॉइड करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग फीलिंग के लोग होते हैं, कुछ लोग इमोशन होते हैं। तो उसने कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड जो है 8 से 10 जो एक्सप्लेन किए, मैंने वो स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए हैं। तो आपने हमने पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि हम किस तरह के लोग हैं। पहले आप अपना कहते हैं ना मुआखजा करना, अपने आप को पहले जांचना कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ये नहीं होगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाऊंगा, इंट्रोवर्ट भी हो जाऊंगा। मैं भी बताता हूँ एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भी क्या मतलब है। मैं रिस्क टेकिंग में होगा, रिस्क अवॉइडेंस भी। मेरी जनरल पर्सनैलिटी होगी, या रिस्क टेकिंग होगा या रिस्क अवॉइडेंस होगा। मैं जिस तरह आप अपने कैरियर के स्टार्ट करते हैं, जब टीन एज और होता है, जिस तरह आप लोग रिस्क को रिस्क लेते हैं, हर चीज़ में चांस लेते हैं। मगर कुछ लोग जो है बड़े सेफ होके चल रहे होते हैं। मगर अब जो है जब आप मतलब इन डेप्थ आप अपनी लाइफ में पहुंचते हैं, अपने कैरियर के लाइक मिड पे पहुंचते हैं। जैसे मुझे 16 साल आप पढ़ाते हो, 16 साल अगर हो जाते हैं तो यही कैरियर होता है, 25-30 साल इट्स मोर देन एनफ। और इसी तरह लाइफ होती है, जिंदगी का कोई पता नहीं। मैं वैसे जनरल की बात कर रहा हूँ। तो आप रिस्क को अवॉइड करते हैं, लाइक मैं पहले रिस्क टेकिंग था, अब रिस्क को अवॉइड करता हूँ, प्लान करता हूँ केयरफुली, ये सारी चीजें लेके एवेल्युएट करके चल रहा होता हूँ। तो लाइफ में होता है। तो उसने कुछ ह्यूमन पर्सनालिटी के ट्रेड्स बताई। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है, मैं कुछ डिफाइन कर लेता हूँ। एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज को ऊपर की जाहिरी सतह से देखते हैं, ठीक है। जरा एनालिसिस हल्का सा ऊपर, बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं कि अपर व्यू में देख रहे हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जो हर चीज के डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो जरा डेप्थ में, डिटेल में, जरा आप समझ लें कि हर चीज की इंफॉर्मेशन के कीड़े किस्म के समझने वो जाके होते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जरा थोड़ा सा रिलैक्स मोड में, हल्का फुल्का सा ओवरव्यू लेके, हल्का सा आइडिया लेके जरा चल रहे होते हैं मामलात को, ठीक है। तो हर तरह की पर्सनैलिटी होती है। रिस्क टेकिंग होते हैं, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडेंस। तो फीलिंग और इमोशन एक और ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी 2-3 और ट्रेड वहाँ पे एक्सप्लेन किया, वहाँ पर स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो फीलिंग का मतलब ये है कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टीम मेंबर्स हैं या लोगों की फीलिंग्स, एहसास, जज्बात का ख्याल रखते हैं। बाज़ औक़ात उनको लोग एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं और फीलिंग्स को ज़ाहिर शो करके मतलब बेनिफिट्स भी लोग ले लेते हैं, ठीक है? तो ये और कुछ लोग होते हैं सॉरी वो इमोशन वाले होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इमोशनलेस होते हैं, यानी उनको फीलिंग से कोई कंसर्न नहीं है, वो प्रोफेशनली होके चल रहे होते हैं। तो कुछ लोग फीलिंग वाले होते हैं, कुछ लोग इमोशनलेस होते हैं, यानी किसी की फीलिंग का ख्याल नहीं है। ठीक है, एक हद तक है, मगर जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो फीलिंग्स वहाँ पर मैटर नहीं करती। आपको टैकल करना पड़ता है इसी तरह, जैसा फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के प्रोफेशन में ये होता है कि अगर आप डॉक्टर जज्बाती हर पेशेंट के कोई मतलब कोई ऐसे इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस, कोई किसी तरह के केस में आता है, अगर वो जज्बातियत होना शुरू हो जाए और रोना शुरू हो जाए बैठ के, तभी वो केस को बड़े तअम्मुल से थोड़ा सा टाइम लगा के सुनते हैं और एकदम फ़ौरन पेशेंट को एंटरटेन करना शुरू करते हैं, तो पेशेंट भी उनके सर पे चढ़ जाता है। तो इसीलिए वो जज्बात को एक तरफ रखते हैं और जज्बात से आरी होकर फिर काम करते हैं। तो इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी फीलिंग का ख्याल तो करना चाहिए, बट ये है कि ये नहीं कि फीलिंग का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। तो उसने ह्यूमन पर्सनैलिटी की कुछ ट्रेट्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया, 2-3 और भी हैं, वो आप स्लाइड्स में देख लें। तो उसके बाद असाइनमेंट थी डेफ़िनिटली कि आपने अपने बारे में एक वो असाइनमेंट थी, बट अभी अनफॉर्चुनेटली देखते हैं असाइनमेंट का क्या तरीकाकार है। आपने अभी तो मैं टास्क नहीं दे रहा, मगर मैं असाइनमेंट समझाना चाह रहा हूँ। असाइनमेंट ये थी कि आपने अपने बारे में बताना है कि आप मतलब अपने तारुफ कराना है, नाम, सेमेस्टर, स्पेशलाइजेशन, फिर आपने बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मसलन आप फीलिंग वाले हैं या इमोशनलेस हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट है। ये नहीं है कि मैं सर कभी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं कभी इस साल में इंट्रोवर्ट हो जाता, नहीं नहीं नहीं। डिफाइन तो करना है और डेफिनेशन तो वहाँ पर मेंशन है, मगर आपने अपने आप को बताना है कि आप एक्सट्रोवर्ट क्यों है, आप रिस्क टेकिंग क्यों है, किस सिनेरियो में, ओवरऑल जनरली क्या है। तो थोड़ा सा वो उस तरह की प्रैक्टिस थी ताकि पहले लोगों को अंडरस्टैंड करने से पहले पहले आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। आप इम्पल्सिव हैं, हाइपर इम्पल्सिव हैं या इम्पल्सिव नहीं हैं, रिफ्लेक्टिव हैं, तो ये देखा करें। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, फीलिंग है, इमोशनलेस है, रिस्क टेकिंग है, रिस्क अवॉइडेंस है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। तो थोड़ा-सा आप पहले अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को जाँचें, फिर लोगों को जब आप लोगों के लिए एप्लीकेशंस या ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, माइंड रीडिंग के साथ करते हैं। जब आप उनके साथ इंटरैक्ट हो रहे होते हैं, जब आप उनके साथ कोई किसी एक्टिविटी में इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, तब आपको एक फ़ील होता है। या तो इसी तरह जब टीचर और स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो टीचर जो है जब पढ़ा रहा होता है, पार्टिसिपेशन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें भी एनालाइज़ भी करता है और वक़्त के साथ-साथ फिर ये उसके थ्रू टैकल भी स्टूडेंट्स को करता है। तो यही था उसके आखिरी 2-3 स्लाइड्स में, और जो हमने डिस्कस किया और अंडरस्टैंड करना ह्यूमन्स को, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच के मुताबिक आपने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिज़ाइन की है, ये किसी ख़ास जेंडर, किसी ख़ास ऐज के लिए नहीं किया हुआ। ये आप देखें हर तरह की जेंडर, हर तरह की ऐज, हर तरह की इलाके के लोगों के लिए किया हुआ है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो। तो मैं बात करता हूँ कि हिज्जतुल विदा का जो खुतबा हुज़ूर का, वो एक कुछ लाइनें कोट करता हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी अरबी को अजमी पे, किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। तमाम मर्द औरत बराबर हैं। मगर इस्लाम, हमारे जो रिलीजन है, उसने हमें मर्दों को कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए जहाँ पर फ़ौक़ियत दी है, जहाँ पर औरतों से सुपरलेटिव दी है। कुछ बातें इस्लाम में, दीन इस्लाम में कुछ है ऐसी चीज़ें जहाँ पर उसको फ़ौक़ियत है। और अगर वो बातें या वो पॉइंट्स जो हैं वो औरतों के पास भी अगर हो जाएँ, जिस तरह हकूक़ आपके हकूक़े अज़दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें आ जाती हैं, या कुछ और कुछ डिसीजन मेकिंग में चीज़ें या कुछ और चीज़ों में लाइफ़ में आ जाती हैं, तो वो मर्दों के पास अल्लाह ताला ने इख्तियार या उनको कोई चीज़ दी हुई है। कुछ और चीज़ें भी हैं। तो वो वक़्त के साथ आपको भी एहसास होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाते हैं आगे की चीज़ें। तो बात ये है कि ये था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जो अंडरस्टैंड करना है कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। ये जो चैप्टर है, ये क्या चीज़ एक्सप्रेस करता है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ इसकी ज़रा थोड़ी-सी। ये एक्सप्रेस ये करता है कि एक इंसान जो है, वो कैसे इंफॉर्मेशन, जब भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे
परसीव कर रहा है, कैसे उसको विजुलाइज कर रहा है, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उसको स्टोर कर रहा है, कैसे उसको डिलीवर प्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। एक मॉडल भी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का, कई लोगों ने लेक्चर्स देखे भी होते हैं, सबका सबके पास आपके पास लेक्चर भी है, मैंने शेयर पहले भी किया हुआ था, अभी भी किया हुआ है आपके LMS पे, और आप वहाँ से भी लेक्चर नोट कर सकते हैं। ये लाइव वीडियो लेक्चर भी आपके पास सामने आ जाएगा जिसमें एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। फिर वक्त के साथ साथ इस चैप्टर में आप देखेंगे कि विजुअल परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन कैसे है, फिर कुछ टेक्निक सीखेंगे कि कैसे इंसान जो है अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे इंप्रूव कर सकता है मेमोरी को, कैसे रिकग्निशन को बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको एक्सप्लोर करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें जो था एक मॉडल प्रेजेंट किया गया, ये तीन जो साइंटिस्ट थे, कार्ड, मॉरन एंड न्यूएल, 1983 में इन्होंने ह्यूमन मॉडल ऑफ ह्यूमन प्रोसेसर या ह्यूमन कग्निशन, मॉडल ऑफ ह्यूमन कग्निशन। कग्निशन का मतलब है उसकी वर्किंग, उसकी प्रोसेसिंग, कैसे इंसान सोचता है, ह्यूमन हाउ ह्यूमन कग्निशन, हाउ ह्यूमन प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। तो ये जो मॉडल ऑफ ह्यूमन प्रोसेसर या ह्यूमन कग्निशन है, ये बेसिकली इसकी सोच ये थी कि हाउ ह्यूमन परसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और कैसे उसको इंटरप्रेट करने के बाद उसको कैसे उसकी विजुअलाइजेशन करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करता है, और उसको कैसे प्रेजेंट करता है। ये इस मॉडल में प्रेजेंट किया गया। इस मॉडल के अंदर ये कुछ आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें सेंसेस भी हैं, सेंसिटिव स्टोर भी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, और कॉग्निशन है। ये इन सब के बारे में हम आस्ता आस्ता स्लाइड्स में आगे देखते जाएंगे। ओके जी। अच्छा, इस जो जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इसके अंदर तीन मेजर सब सिस्टम, इस मॉडल के अंदर तीन मेजर सब सिस्टम थे। जो पहले आपने कंपोनेंट्स देखे, ये सारे, ये जो कंपोनेंट्स हैं, सेंसेस है, सेंसेस टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये पूरे चैप्टर में देखेंगे। बट इस जो इन तीन साइंटिस्ट ने, कार्ड, मॉरन, न्यूएल और मैक्सवेल, मैक्सवेल नहीं मैक्सेल, ठीक है, इन तीनों ने जब 1983 में प्रेजेंट किया इस मॉडल के तीन सब सिस्टम थे। अच्छा, एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। जस्ट अ मिनट, 18 स्टूडेंट, ठीक है जी। अभी आगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में आप ये होगा कि आपकी अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली, मैंने एक्टिविटी सेट की होगी, और जो लोग पूरे सेशन के दौरान बैठेंगे उनकी अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, या मैं उनको टास्क दे सकता हूँ कि वो जाएं उस एक्टिविटी में, अपनी प्रेजेंट लगाएं और आ जाएं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस भी काउंट होती रहेगी। तो बाज़ औक़ात क्विज़ का सेशन भी हो सकता है, कुछ जो लाइव क्लासेस चल रही हैं जो करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ पूछा जा सकता है, या पिछले टॉपिक में से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर, वो लाइव क्विज होगा, वो आपको कोई होम असाइनमेंट नहीं दी जाएगी, उसी वक्त आपको करनी पड़ेगी। तो ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी होंगी, और उसी में कैलकुलेशन और पार्टिसिपेशन भी चल रही होगी। ओके, कमिंग बैक टू दिस ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसके अंदर तीन सब सिस्टम थे। ये जो तीन सब सिस्टम है, इसमें पहला जो सब सिस्टम था परसेप्चुअल सिस्टम, सेकंड कॉग्निटिव सिस्टम, थर्ड इज मोटर सिस्टम। अब इनका मतलब क्या है, मैंने सिंगल लाइन में डिफाइन किया है, मैं इनको डिफाइन करके फिर एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आए। ये इंसान, और आपको ये सबको पता है कि ये मशीनें बाद में आई, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम जो भी मखलूक़ात हैं उनसे अफजल तमाम मखलूक़ात से, ठीक है। तो जो चरिंद परिंद और ये जानवर हैं, ये भी सोचने समझ रखते हैं, बट डिसीजन पावर इनकी नहीं है। ये भी टची होते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन या ये भी परसीव करते हैं, ये भी असर लेते हैं, मगर ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी ज़ुबान नहीं होती, इनकी ख़ास एक ज़ुबान है। डेफिनेटली जिनको उन पे अबूर है वो समझ सकते हैं, जो जो परिंदों की और जानवरों की या हशरात की, जो भी जो लोग जिनके साथ अटैचमेंट करते हैं, जिस तरह हमें लेट से वो उसकी सीखनी पड़ती है, जिस तरह ये सारी बातें आ जाती हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग करते, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसको सोचने समझने की सलाहियत देती है। तो ये जो तीन सब सिस्टम है, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। परसेप्चुअल क्या करता है, परसेप्चुअल सिस्टम क्या करता है कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, और वो सेंसेस कौन-कौन सी होती हैं, डेफिनेटली आप सबको मालूम है। और सेंसेस जो हैं, ये साइट देखने की, हेयरिंग आपको सुनने की, टच,
जो है आप कोई चीज़ फ़ील करते हैं, स्मेल सूंघते हैं, टेस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ फ्रॉम योर टेस्ट बड से है। तो छठी मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, छठी जो छठी हिस्स होती है, कई लोगों के पास छठी हिस्स भी होती है। तो एक मुझे स्टूडेंट ने कहा नहीं सर वो 7th वाली भी है इसमें, वो मैंने कहा यार नवा आया सुने। तो छठी हिस्स तो सुनी है और वो लोगों लोगों को अप्लाई करनी पड़ती है, और वो उसमें छठी हिस्स के साथ-साथ आपका उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी आ जाता है, और एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को कितना आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ें। तो परसेप्चुअल सिस्टम क्या करता है, आपकी जो एनवायरनमेंट है और आपको जो अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए, उनको इस्तेमाल करते हुए जो डेटा है, वो परसीव करता है। परसीव का मतलब होता है कैप्चर करता है। इसकी वन लाइन डेफिनिशन लिखी हुई, हैंडलिंग सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो डेटा जो है वो 5 सेंसेस की मदद से परसेप्चुअल सिस्टम डेटा लेता है और कॉग्निटिव सिस्टम को पास कर देता है। और कॉग्निटिव सिस्टम क्या करता है, उस डेटा पर जो भी उसके पास डेटा है अनरिकग्नाइज्ड फॉर्मेट, अभी हम इसको आगे मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं ज़रा इनिशियल लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो डेटा आपको अनरिकग्नाइज्ड फॉर्मेट में आया है, उस अनरिकग्नाइज्ड फॉर्मेट को जो है वो पहले अंडरस्टैंड करता है कि ये है क्या चीज़, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके डाटा बैंक में, या जिसको आप कहते हैं कि आपकी मेमोरी में है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है। तो क्या इन्फॉर्मेशन इस पे प्रोसेस क्या करनी है, क्या सोचना है, वो सोचने समझने के बाद इस पर जो भी डिसीजन होता है वो माइंड में कैलकुलेट करने के बाद वो कॉग्निटिव सिस्टम क्या करता है, एक तो कनेक्ट करता है परसेप्चुअल और मोटर सिस्टम को, और कॉग्निटिव सिस्टम क्या करता है, जो भी उस इंफॉर्मेशन पे जो रॉ थी, फिर वो उसमें प्रोसेस किया, वो इन्फॉर्मेशन कुछ बन गई, तो उसको फिर वो मोटर सिस्टम पर सोचने के बाद पास करता है, और मोटर सिस्टम क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है उस पे। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको लेके चलता हूँ एक डायग्राम की तरफ, और फिर ये समझाता हूँ, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल कि कैसे ये 3 सब सिस्टम आपस में काम करते हैं। जी, ये एक आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं कि ये एक कार्टून टाइप है डेफ़िनिटली, ये एक गेम खेल रहा है, ठीक है? आप देख लें इसकी आइज़ है, और वो साइट की जो सेंस है वो भी यूज़ कर रहा है, देख भी रहा है, और कानों को भी वो देख रहा है, और सुन भी रहा है, सॉरी कानों को देख नहीं रहा, कानों से सुन रहा है, और देखने और सुनने से वो जो भी जो इमेज सामने आ रहा है, जो गेम खेल रहा है, उस पर परसीव करता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और सेंसेस के थ्रू पहले सेंसरी स्टोर में जाती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर उस पर डिसीजन मेकिंग होती है, और जो भी वो फैसला है, वो देखिए नीचे आपको ये हाथ नज़र आ रहे हैं, और ये जॉयस्टिक या बटन या जो भी है, उससे फिर वो रिस्पॉन्ड कर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह मैं वापस अगर उस स्लाइड पे आता हूँ और आपको ये समझाता हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ से। जी, आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसकी जो 3 सब सिस्टम है, इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक लेक्चर हो रहा है, और लेक्चर पढ़ाते हुए एक लेक्चर डिलीवर कर ऑनलाइन तो नहीं, मगर जो जो लाइव लेक्चर जो क्लास में फिज़िकली जब सब लोग मौजूद होते होते हैं, तो जब एक लेक्चर हो रहा है, एकदम सडनली एक नॉइज़ सी आती है, और सब लोग चौंक जाते हैं, बशमूल टीचर भी चौंक जाता है। मगर चौंकने के साथ-साथ उसने परसीव तो कर लिया, उसके कान ने सुन लिया, मगर जो ही उसने सुना, परसीव किया, और उसने वो आवाज़ जो है वो कॉग्निटिव सिस्टम पे पास की, तो कॉग्निटिव सिस्टम ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी दिमाग में, उसी इंस्टेंट, उसी लम्हे कि ये क्या साउंड चेयर की थी, किसी सिस्टम की है, या किसी की कॉल आई है, या रिंगटोन की है, मैसेज की है, या बाहर से किसी एनवायरनमेंट की है, और कहाँ से आवाज़ आ रही है, किस जगह से आ रही है, ये मेरे ही सिस्टम से तो नहीं आ रही, अगर मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, या मेरे मोबाइल की, या किसी स्टूडेंट की है, किस साइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर ये सारे सवाल कॉग्निटिव सिस्टम में चल रहे होते हैं। फिर ये भी होता है कि अगर ये साउंड नहीं है मोबाइल वगैरह, ये मोबाइल की साउंड है, किसी सिस्टम की, या बाहर से नहीं है, तो ये किस साइट से आ रही है। जी, मोहम्मद फारूक साहब, आप अपना ये
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो बैर, क्या हाल है? ठीक हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हमजा 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 मेरी आवाज आ रही है? काइंडली सब अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कोई इशू चल रहा है मेरे ख्याल में सिस्टम में, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। अच्छा ओके सर, रिकनेक्ट करें। बाकी सारे म्यूट करें यार प्लीज, असल में वो आवाज का पूरा इशू। जी सर आ जी रही अब है। आ रही है, आवाज आना शुरू हो गई है। यस सर अब आ रही है सर। ये असल में ऑटोमेटिकली जो है ना, ये इनकी करेक्शन की पीछे से बाज़ का एरर आ जाता है वॉइस का, तो फिर मैंने दोबारा कनेक्ट किया है इसको। जी आवाज आ रही है जुबैर? जुबैर आवाज आ रही है? हेलो जुबैर आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी और ये वीडियो भी आ रही है जो यस स्लाइड्स सर, मोड में ऑन वो की है? स्लाइड भी अच्छा नजर आ चले रही है। ठीक है, चले ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं इसको। और हम जी ठीक है, अपना माइक्रोफोन डिसेबल कर दें, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम ये इसको बात कर रहे थे और इसको लेके चल रहे थे कि कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था कि एक साउंड आती है और जो आपका कॉग्निटिव सिस्टम, जो आपका ब्रेन है, वो सारे क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहे थे और उसके आंसर भी चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पता लग गया कि ये आवाज़ मोबाइल की है, फिर आप देखते हैं, जेस्चर नोट करते हैं कि किस साइड से है, किस स्टूडेंट की तरफ से है, फिर उसको मतलब माइंड में मैप करते हैं, फिर देखते हैं वो स्टूडेंट किस तरह का है, हैबिचुअल है या मतलब हैबिचुअल है या फर्स्ट टाइम उसके साथ उसने प्रॉब्लम ये की है या डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्टिविटी करता है। तो ये सारे, और इसको लेक्चर क्या चल रहा है, टेम्पो कैसा चल रहा है, क्लास का माहौल कैसे चल रहा है, अगर आपने इसको पनिश करना है तो किस लेवल के पनिश करना है, आपने इसको शट अप कॉल देनी है या खड़ा कर देना है या बाहर निकाल देना है, किस लेवल पे आपने देना है, लेक्चर का टेम्पो या मोरल तो नहीं डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कॉग्निटिव सिस्टम आपका ये सोच रहा होता है और फिर जो भी आप माइंड में डिसीजन ले लेते हैं वो फिर आप मोटर सिस्टम को पास करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो फिर इंफॉर्मेशन वो एक्शन परफॉर्म करता है थ्रू एक्शन, थ्रू हैंड्स। जहरी बात, हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स या किसी को भी मार तो नहीं सकते फिजिकली, डेफिनेटली ये कोई दंगल तो नहीं है, बट आप उनको अपने जेस्चर से, फिर आप उनको अपने अपने जेस्चर्स यानी एक्सप्रेशन से आप उनको डांटते हैं या समझाते हैं या उनको गुस्सा करते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप कोई चीज़ सोच भी रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं तो लेक्चर के लिए तैयारी भी कर रहे हैं या कोई क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं, या ये आप अपने मोबाइल से गो थ्रू हो रहे होते हैं, साथ साथ आप आउटसाइड जो जो इशारे समझ लें या जो दुनिया गुजर रही है या चल रहा है उसको भी प्रोसेस करें, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है पैरेलली, और आप उसको प्रोसेस करते हैं और आप उसको स्ट्रीमलाइन में कर रहे होते हैं, और जो आपसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप अपने डाटा बैंक में डाल रहे होते हैं, और जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है और वो आप उसका, आपको ब्रेन आपको उसके हटा देता है। ये उसी तरह की बात है कि जब इन्फॉर्मेशन आती है तो देखा जाता है क्या इसको सिंपल करेक्टली होल्ड करके रखना है या इसको अपने परमानेंटली हार्ड डिस्क यानी जो स्टोरेज होती है उसमें डालना है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान का जो दिमाग है वो इतना पावरफुल बनाया हुआ है, ये इसी तरह ही वर्क कर रहा होता है।
और कि इंसान कैसे सोचता है, इंसान कैसे इसके बारे में सोच रहा है कि सर आपकी आवाज़ फिर गायब हो गई है, पता नहीं कोई इशू चल रहे थे। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो पता नहीं क्या इशू चल रहा है। हेलो हेलो जी, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर लेता है, फिर मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ। अब ये इशू ज़ाहिर बात है, इस टेक्नोलॉजी के जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये मूडल वगैरह, उसके अंदर जो वीडियो कन्वर्सेशन के लिए तो है। तो अब मेरे ख्याल से आवाज़ दोबारा रिकनेक्ट होगी है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो जी ज़ुबैर, अब आवाज़ आ रही है ना? ठीक है यस सर, अब आपकी आवाज़ आ जी, रही है ठीक है। सर। वो असल में ये खुद रिकनेक्ट कर रहा है। अब मैं तो थक गया हूँ, ज़ाहिर बात है, क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी और आगे चलते हैं। तो अब जिस तरह आपके पास सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग ये साइकिल टाइम है, और उसके अंदर मेमोरी में टाइम देखा जाता है, कैपेसिटी डिके टाइम देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट इंसान की जो मेमोरी है, ये दिमाग जो है, उसके अंदर भी मेमोरी की टाइप है। तो वो आपने इंसान की जो मेमोरी है उसमें ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, शॉर्ट टर्म वो रैम और हार्ड डिस्क की बातें नहीं करनी होती, तो इंसान की जो मेमोरी है जिस पे वो उसे सोचने की समझने की सलाहियत रखते हैं, वो तीन तरह की मेमोरी होती है, उसमें टाइप होती है। विजुअल मेमोरी होती है, ऑडिटरी मेमोरी और टैक्टाइल। विजुअल आप जो देखने वाली आपकी मेमोरी, ऑडिटरी जो सुनने वाली है, और टैक्टाइल जो टच बेस्ड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी, ज़्यादातर अक्सर लोगों की विजुअल मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तभी हम कहते हैं कि जो विजुअल चीज़ आप देखते हैं, लेक्चर स्लाइड्स, वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मेमोरी में ज़हन नशीन हो जाते हैं। और ये वीडियो लेक्चर अगर रिकॉर्ड भी हो रहा है, और रिकॉर्ड होने के बाद जब आपके पास शेयर होता है, आप इसको फिर डाउनलोड कर लिया करें, अपने पास सेव कर लिया करें, ताकि इसको जो आप कभी भी इसको सुनना चाहें, इसको दोबारा रिकॉल करना चाहें, आप सुन सकते हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि जिस तरह फिजिकली में तो लेक्चर हो गया, जिसने मिस किया उसको तो नहीं मिलेगा, मगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर या वीडियो कन्वर्सेशन के साथ ये लेक्चर जो है, ये आप बार बार सुन सकते हैं, इसको इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं उस स्लाइड की। तो ये चीज़ इसमें एक ब्यूटी है। तो मेमोरी जो इंसान की जो मेमोरी होती है, उसकी टाइप्स जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। विजुअल होती है, ऑडिटरी होती है, और टैक्टाइल। तो जिसकी ऑडिटरी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का मालिक होता है। जो ऑडियो को अच्छी तरह सुनते तो सब हैं, मगर ज़हन नशीन रखना या उसको रिपीट करना या उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये बड़ी बात है। इसी तरह जब ये आइलेट्स के टेस्ट होते हैं, तो इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का भी होता है। तो सबसे जो टफेस्ट होता है वो लिसनिंग का होता है। रीडिंग में से क्वेश्चन आप कर लेते हैं, राइटिंग भी फिर भी कर लेते हैं, जो स्पीकिंग है वो भी चले आप बोल लेते हैं कुछ इंग्लिश। तो जो लिसनिंग है वो सबसे टफ होता है, कि आपके पास इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने डिफरेंट जो कन्वर्सेशन है वो उस एक्सेंट में सुनी, और उसमें से आपने अंडरस्टैंड करना है वो क्या कह रहा है, क्या चीज़ है, उसके बारे में जब क्वेश्चन होंगे तो आपको री राइट या रीफ्रेज या उसका आंसर देना होगा, विच इज़ वेरी टफ। जब तक आपकी लिसनिंग की स्किल नहीं है, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं। तो तभी लोग हमारे जो है वो
ज़्यादातर तवज्जो ये कर रहे होते हैं कि सर कोई लेक्चर हमारे पास लाइव हो तब कोई बात होती है, या सिंपल ऑडियो का लेक्चर जो है ना वो हज़म करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, बगैर कोई स्लाइड्स के या इस लेक्चर के। कि आगे हमने बात की परसेप्चुअल सिस्टम इन्हीं 5 सेंसेस को इस्तेमाल करता है, और फिर हम आगे देखते हैं, ये भी स्लाइड मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखें क्या परसेप्चुअल सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या करता है। इस तरह परसेप्चुअल को करेंगे, फिर कॉग्निटिव पे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। परसेप्चुअल सिस्टम क्या करता है, इट कंटिन्यूअसली ग्रैब्स द डेटा फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम। तो जो सेंसरी सिस्टम है उससे वो डाटा करता है। अब सेंसरी सिस्टम क्या है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक है, ये सेंसरी सिस्टम क्या है, द इनपुट बफर ऑफ द सेंसेस। तो जो सेंसरी स्टोर है या सेंसरी सिस्टम है वो आपका एक इनपुट बफर के तौर पे काम कर रहा है। सेंसेस का बफर का मतलब, जब आप आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें बफर का मतलब कुछ और है। उसमें बफर का मतलब है कि आपके पास प्लेस है, रिपोजिटरी है, जहाँ पर आप एक डाटा को होल्ड कर रहे हैं या वहाँ पर उस पर कंप्यूटेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर बफर का मतलब है एक प्लेस, इनपुट बफर ऑफ द सेंसेस, जहाँ पर आपका सेंसेस का जो डाटा है वो एज अ इनपुट बफर के तौर पे काम कर रहा है, और वो जो डाटा है वो अन रीसेट और अनरिकग्नाइज्ड फॉर्मेट में वो आपके पास सेव हो रहा है। अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं, और ये क्या कहता है, परसेप्शन सिस्टम क्या करता है कि डाटा सेंसरी स्टोर से कंटिन्यूसली डाटा ले रहा है फ्रॉम द सेंसरी स्टोर, और आगे परसेप्शन सिस्टम उस पर साइकिल टाइम यानी उस पर प्रोसेस करता है। ये आपकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज दी है 50 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड के अंदर, और एक एवरेज जो दी हुई है वो 100 मिली सेकेंड है। और किसी कोई जल्दी प्रोसेस कर लेता है, कोई थोड़ी सी देर के बाद प्रोसेस करता है। अल्लाह ताला ने दिमाग तो सबको दिया होता है, बट उसको कैसे वो यूटिलाइज करते हैं, उस पर कैसे कंसंट्रेशन से उस पर ध्यान देते हैं और कैसे फोकस करते हैं, उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल, इट्स अ टेक्निक भी है जो कुछ टीचर सिखाएंगे। और वो भी मैं इस लेक्चर, जो भी ये लेक्चर आगे नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर में जाएगा, उसमें मैं वो टेक्निक क्लास भी लाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि कैसे जो अच्छे जो लेक्चर नोट करने वाले हैं या इन्फॉर्मेशन को कॉपी रटने वाले नहीं, कैसे जो विजुलाइज करके ज़बरदस्त मैप करते हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, वो इंशाल्लाह वो भी मैं सिखाऊंगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास परसेप्चुअल सिस्टम में आ रही होती है वो डेफिनेटली रॉ फॉर्मेट में आ रही होती है, अनरिकग्नाइज्ड फॉर्मेट में आ रही होती है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आप देख रहे होते हैं वो पिक्सल की फॉर्मेट में, क्योंकि इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरे ऑफ पिक्सल। आपने ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है, व्हाटएवर यू आर सीइंग फ्रॉम द आईज, और जो भी आपको साउंड इंटेंसिटीज आ रही होती हैं तो वो पिक्सल में तो नहीं आ रही होंगी, वो लॉन्गिट्यूडनल और वो लैटी जो ट्रांसवर्स वेव्स या जो भी वेव्स होती है उस फॉर्मेट में आ रही होती है। और वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई बीच में हर्डल आ जाती है या लाइन ऑफ साइट आ जाती है, आपने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा, नेटवर्क्स के भी स्टूडेंट है, कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडर रिसीवर और लाइन ऑफ साइट यानी कोई हर्डल आ जाती है, तो जो ट्रैफिक है या जो मैसेज पासिंग हो रही है, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन उसमें प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाती, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टॉर्शन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए आप देखते हैं ये टावर्स जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे और बड़ी बड़ी आप समझ लें ऐसी टॉप प्लेसेस पे रखे जाते हैं कि बीच में उनके दरमियान टावर्स के अंदर जब कम्युनिकेशन सिग्नल्स की हो रही होती है तो इसमें कोई अटेन्यूएशन या डिस्टॉर्शन ना हो जाए। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए जब भी बारिश होती है तो तबाही क्यों मच जाती है। ये सिग्नल्स जो हैं डेफिनेटली उनको बूस्ट करने के लिए बूस्टर लगाए जाते हैं, और अगर जो डिजिटल सिग्नल है उनको बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर वगैरह या रिपीटर्स का कॉन्सेप्ट होता है विद इन द, अगर आप किसी प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं और अगर आप वायरलेस सिग्नल को कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथन देने के लिए बूस्टर्स लगाए जाते हैं। तो फिर भी आपके पास बड़ा नेटवर्क के लोगों के पास बड़ा मार्जिन है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, इंटीरियर प्रोटोकॉल्स जो आपके एक्सटीरियर बीजीपी प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उस पर रिसर्च करें, उस पर एरिया पे बहुत लोग कम काम करते हैं, उसमें कोई नए एल्गोरिदम डिज़ाइन करें एल्गोरिदम, या उस पर कोई नई रिसर्च लेके उस पर लोग काफ़ी कम काम करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है रॉ फॉर्मेट
फॉर्मेट में सेंसरी स्टोर से वो पिक करता है और आगे उसको ट्रांसफॉर्म करता है। सेंसरी स्टोर के इनपुट बफर ऑफ द सेंसेस स्टोर्स द मोस्ट रीसेंट इनपुट इन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट, और ये स्टोरेज कैपेसिटी भी दी हुई है। एक जनरली विजुअल कैपेसिटी दी हुई है कि विजुअल की स्टोरेज क्या होती है और ऑडियो की स्टोरेज क्या होती है। कैपेसिटी विजुअल की कैपेसिटी 17 लेटर्स ऑफ टेक्स्ट है, 7 से 17 मिनिमम और मैक्सिमम रेंज 70 दी हुई, मिनिमम रेंज 7 दी है, इसके दरमियान है। और डिके टाइम होता है, डिके का मतलब है डिस्ट्रॉय, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रॉय होना। तो जो जो विजुअल है वो 200 मिली सेकेंड के बाद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और इसकी रेंज भी दी हुई है 70 से 1000 मिली सेकेंड। और ऑडियो की कुछ कैपेसिटी दी है 5 लेटर्स ऑफ टेक्स्ट, और डिके टाइम 1500 मिली सेकेंड दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी इस पे शायद मिस्टेक भी है। जो डिके टाइम है, ये डिके का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना। तो जो विजुअल मेमोरी उसका डिके टाइम देर से आना चाहिए, यानी उसमें ये इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ बुक से। उसका डिके टाइम, डिस्ट्रॉइंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ये ऑडियो का डिके टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें शायद है, क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी, विजुअल तमाम लोगों की विजुअल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और विजुअल जो चीज़ सामने आती है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, वो ज़्यादा असर कर रही होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप पूरी राम कहानी और स्टोरी सुनाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप विजुअली कोई चीज़ साथ टैग ना करें, एसोसिएट ना करें उसको समझें। वो कहते हैं ना, पिक्चर इज़ अ डिपिक्शन ऑफ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर, एक तस्वीर दिखा दी, वही अक्कासी कर रही होती है उस मंजर जो आप पेश कर रहे होते हैं, उसका आईना प्रेजेंट कर रही होती है। तो विजुअल जो आपकी मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ज़्यादा है, और जो डिके टाइम है वो विजुअल ज़्यादा देर तक होल्ड होता है, और ऑडियो जो है वो जल्दी डिके होना शुरू हो जाती है। जी, आगे बढ़ते हैं और विजुअल परसेप्शन की बात करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अब आना, आपके पास कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गए। विजुअल परसेप्शन का मतलब है कोई चीज़, अभी आप इमेजेस भी देखेंगे। विजुअल परसेप्शन का मतलब है जो चीज़ आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उसको आप क्या परसीव, यानी क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। विजुअल का मतलब जो चीज़ देखना, परसेप्शन का मतलब फीलिंग, व्हाट यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो विजुअल परसेप्शन कैसे काम करती है, अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं और वो चीज़ आपको समझ आ जाती है। विजुअल सिस्टम वर्किंग कैसे कर रही थी, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, रेड है, ग्रीन है, उसमें कुछ येलोइश समथिंग आता है। जिन लोगों को आई साइड में ये कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है, तो वो 3 कलर इंफॉर्मेशन में से नहीं निकाल सकते, यानी जो कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस के जिनको प्रॉब्लम होता है, अगर उस तरह की कलर्स आप कहीं बाहर इंफॉर्मेशन में कहीं देखते हैं, उस कलर से कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सट्रैक्ट, ये परसीव नहीं कर पाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मेल में ज़्यादा होती है, जो आई साइड का प्रॉब्लम होता है। आई साइड में कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कुछ कलर्स वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और फीमेल्स में कम होती है। इसका ज़्यादातर जो ताल्लुक है ग्रुपिंग और कॉन्टेक्स्ट से होता है। कॉन्टेक्स्ट यानी सिनेरियो किस तरह का है और उसमें किस तरह के कलर कम्बिनेशन शेड हुए हैं। जब हम कॉन्टेक्स्ट या ग्रुपिंग, कलर कम्बिनेशन की चेंज करते हैं, अभी हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं, विद इन 5 मिनट्स आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जितनी ज़्यादातर परेशानियाँ बोझ हैं, फॉर एग्जांपल वो मर्दों ने ज़्यादा ली होती है। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं, रिसर्च कहते हैं कि जो हार्ट के जो पेशेंट है और हार्ट अटैक से ये फेलियर होता है, ये मर्दों का ज़्यादा होता है। औरतों का कभी सुना है? बहुत शाज़ो नादिर आप सुना होता है। तो ये जो है ये औरतों का, मर्दों का ज़्यादा है। मगर आप ये देखें कि ज़्यादातर इस्तेमाल जो काम करने के नोयत से है, और बाय डिफ़ॉल्ट भी बीमारी हो सकती है, मगर जो ज़्यादातर सिस्टम्स में ये काम करते हैं, अगर प्रॉपरली उसकी प्रिवेंशन ना करें, हेल्थ हैज़र्ड, और उससे फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये देखते हैं ये क्या सर ने बात की, ये विजुअल परसेप्शन और कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए कि ये एक आपके पास एक विजुअल एक चीज़ नज़र आ रही है। अब जिनको आई साइट का प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस होगी, आई साइट का प्रॉब्लम नहीं, आई साइट तो वीक मेरी भी है। अब जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके अंदर ये जो भी विजुअली चीज नजर आ रही है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली इट इज रिटन 45। अगर इफ समवन इज नॉट
picking or getting up or not perceiving this information that is 45. It's been written through कुछ different color से है वो oranges और yellowish टाइप something में से है और उसके अंदर context grouping yellow भी हो रहा है mix हो रहा है. अगर वो चीज़ वो perceive नहीं कर पा रहा, वो information नहीं extract कर पा रहा कोई भी student जो इसमें से वो जिसको ये नजर नहीं आ रहा, तो it means उसको color blindness problem है. वो इसको study करे और उससे नुकसान क्या हो सकता है? उससे नुकसान ये हो सकता है कि जो कलर्स वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा और फ्यूचर में इंफॉर्मेशन में उन कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस कलर से कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ना वो उस पर डिसीजन ले सकेगा. तो ये दैट इज़ वाई कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही डेफिनेटली प्रॉब्लम है और बीमारी है. इसका कोई ना कुछ इलाज डेफिनेटली मेडिसिन या कुछ ना कुछ आई की ट्रीटमेंट से होगा. तो विजुअल परसेप्शन का मतलब है किसी चीज को देख के आप क्या परसीव, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस थिंग. तुम जरा थोड़ा सा विजुअल परसेप्शन को आगे लेके चलते हैं. ये क्या कहता है? फॉर एग्जांपल जी, विजुअल परसेप्शन तो आपने देख लिया. अभी विजुअल परसेप्शन को और भी देखेंगे. ऑप्टिकल इल्यूजन की बात करते हैं. लफ्ज ऑप्टिकल इल्यूजन का लफ्जी मतलब है नजर का धोखा. ऑप्टिकल होता है देखना, सी करना ऑप्टिक से. इल्यूजन होता है फरेब, धोखा. ऑप्टिकल इल्यूजन का लफ्जी मतलब है नजर का धोखा, फरेब. और अगर डेफिनेशन की बात करें तो फेकिंग ऑफ इंटरेक्शन. एक सिंपल स्टेटमेंट में जो भी इंटरेक्शन या जो भी कोई चीज हो रही है उसका एक फेक, उसका एक समझ ले आप धोखा किस्म का. अगर इसकी एक पेट डेफिनेशन की बात करें, वट एवर यू आर सीइंग, क्योंकि ये नजर से इसका देखने से ताल्लुक है, ठीक है. वट एवर यू आर सीइंग इज नॉट एक्चुअली वट यू आर फीलिंग इट, ठीक है. जो आप देख रहे होते हैं वो एक्चुअली वो चीज हो उस तरह नहीं रही होती जो आपको नजर आ रही होती है. तो ऑप्टिकल इल्यूजन नजर का धोखा होता है. और इल्यूजन मूवी भी है, इल्यूजनिस्ट मूवी भी है. और जितने भी लोग होते हैं वो जादूगर समझ रहे होते हैं, हम समझ रहे थे ये जादूगर है, मगर ये इल्यूजनिस्ट लोग होते हैं जो एक नजर का फरेब और एक धोखा, एक फ्रेब, तिल्सम क्रिएट करके ये कर रहे होते हैं. तो ये आपके पास कुछ इमेजेस नजर आ रही है. एक लैडर नजर आ रही है जिस लैडर में आपको ये प्लैंक, ये बोर्ड नजर आ रहे हैं. तो जूं जूं ये लैडर ऊपर से नैरो होती जाएगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो ऊपर वाला प्लैंक या फटा है उसका साइज नीचे वाले से बड़ा है. अब ये देखें, है ये दोनों साइज सेम, मगर जो ही हम इसका कॉन्टेक्स्ट और ग्रुपिंग इस विजुअल इमेज की चेंज करते हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है जो ही हम इसकी ये जो लैडर है ऊपर से आप देखिए नैरो होती जा रही, कम होती जा रही, पतली. जो ही आप और पतली करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि ये जो ऊपर वाला जो ये प्लैंक बोर्ड है ये तो बड़ा है, मगर ऐसा कतन नहीं है. ये सिर्फ नजर का धोखा है. जिस तरह चीज इस तरह प्रेजेंट की और आपको फील हो रहा है कि यार ये वो चीज ऐसे. अब आप ये नीचे देखें, ये ऊपर वाले को पोंजो इल्यूजन किसी बंदे ने इसका नाम दिया, नीचे वाले ने मुलर लायर इल्यूजन, मुलर एक बंदे का नाम था, उसने ये इस इल्यूजन का नाम दे दिया. फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये जो नीचे लाइनें नजर आ रही हैं जिसमें जो एरो है ऊपर वाले में दोनों ऑपोजिट साइड पे इसको टिल्ट किया हुआ, और जो नीचे वाले एरोज हैं वो एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में उनके आमने सामने हैं और दूसरों की तरफ रिवर्स किया हुआ है. तो आपको नीचे वाली लाइन छोटी लग रही है और दूसरी वाली लाइन बड़ी लग रही है, जबकि ये देखें ये सामने इफेक्ट में भी आपको आपके नेक्स्ट स्लाइड में नजर आएगी ये लाइनें सेम है. ये सिर्फ नजर का धोखा है. जो आपको चीज नजर आ रही है वो चीज वो उस तरह है नहीं. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन, नजर का धोखा. ठीक है जी. अब जरा परसेप्शन की बात दोबारा कर लेते हैं और फिर हम ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दो और एग्जांपल देखते हैं ये कैसे चीज है. ये देखिए कुछ ये टेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज द टाइम. अब ये आपको 1 2 3 4 5 सब एग्जाम्पल दी हुई है कि किस में आपको ज्यादा आसानी से पढ़ा जा रहा है और वो क्यों पढ़ा जा रहा है. अगर आप इसकी बेस्ट, सबसे बेस्ट देखें तो जो सबसे बेस्ट है वो इसमें जो नंबर 5 है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो वाला है, ठीक है. वो सबसे बेस्ट है क्योंकि जब आपको कलर कम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं आता, आप देखें कि हमने फोरग्राउंड यानी बैकग्राउंड कलर लिखा और हमने टेक्स्ट कलर जो दिया. अब उस पे ये होता है, जो कलर कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमेशा डार्क जो बैकग्राउंड पे आप लाइट टेक्स्ट कलर उठाते हैं तो वो हमेशा चुभता है, आपको आंखों को चुभता है और ये प्रॉब्लम होता है. हमेशा पीछे बैकग्राउंड लाइट देते हैं और जो टेक्स्ट कलर जो है वो डार्क सा आप उठाते हैं, मगर वो डार्क भी बेशुमार किस्म के डार्क कलर हैं, जैसा रेड और ब्लैक और ये सारे सैचुरेटेड डार्क कलर हैं. बट
देखा जाता है कि किस बैकग्राउंड के साथ क्या कॉम्बिनेशन उठाना है। तो विच वन इज इजीएस्ट टू रीड, दैट इज द फिफ्थ वन। ये जो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में आपको ब्लैक में लिखा जा रहा है, ये सबसे आसान है। ये तब इस्तेमाल किया था जब किसी को कोई सेंस ना हो कि यार क्या कलर कॉम्बिनेशन करें, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक से लिखा हुआ है जो इसमें, आप व्हाइट बैकग्राउंड में अगर आप इसको ब्लू से लिख दें या ब्लू से लिखे वो भी उठेगा। तो इसके बाद जो कौन सा इजीएस्ट टू रीड है परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है। ये टॉप वन जो ग्रीन के साथ राइट साइड पे है, अगर इस कलर में है, अगर इससे बेहतर व्हाइट कलर में लिख दिया जाता तो वो उठता। तो इसके बाद कौन सा नजर आ रहा है, ये आपके पास ये वाला जो येलोइश डार्क और ब्राउन येलोइश कलर है, और उसमें फिर उसके बाद कौन सा है, ये सेकंड वन है। उसके बाद सबसे जो पुअरेस्ट है, जो विजुअल परसेप्शन जिसकी सबसे वन है, क्योंकि आपने ग्रीन मार्बलिश कलर लिया हुआ है, उस पर आपने टेक्स्ट भी ऐसा उठाया जो नजर नहीं आ रहा। अब देखें कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाह रहे थे, आपने इंफॉर्मेशन तो लिखी हुई, स्टेटमेंट तो लिखी है, मगर आपने उसमें कलर कॉम्बिनेशन बैकग्राउंड कुछ ऐसा किया कि वो इंफॉर्मेशन परसीव ही नहीं कर पा रहा, बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, अब हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, आपको डिपार्टमेंट का वो बिल्कुल याद होगा डेफिनेटली, आपको 3 साल हो गए, 3.5 साल, कई होगा 4 साल से ऊपर हो गए। तो वो आप जब डिपार्टमेंट में, हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी जहाँ पर ऑफिस हैं, हमारे CS ऑफिस हैं, जब आप वहां पर एंटर होते हैं तो सामने दीवार पे लिखा होता है फायर एग्जिट। और वो जो लिखा हुआ फायर एग्जिट है, वो जो लिखी हुई चीज है, जो चीज आप देख भी रहे हैं, वो रेड से लिखी हुई है। तो एक तो वो लिखा हुआ भी गलत है, और ऊपर से जो जिस कलर से रिप्रेजेंट उसको कर रहा है वो भी गलत है। वहां पर लिखा जाना चाहिए था इमरजेंसी एग्जिट। क्योंकि अगर आप गौर करें टूवर्ड्स जहाँ पर मेरे ऑफिस है, वो बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे, जहाँ पर मतीन साहब का ऑफिस है, बिल्कुल एट द एंड वहाँ पर एक और छोटी सी टर्न आता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल की लैब है, उसके साथ आप देखें डोर है, वो इमरजेंसी एग्जिट है। अगर कोई स्टेयर्स में प्रॉब्लम आ जाता है तो वहां से भी इमरजेंसी एग्जिट किया जाता है। तो वो बोर्ड की डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द CS, जब हम घुसते हैं वहां पर भी होना चाहिए था, और लिखा जाना चाहिए था इमरजेंसी एग्जिट, नॉट के फायर एग्जिट। और जब वहां पर कोने में पहुंचते हैं वहां पर भी इमरजेंसी एग्जिट लिखा जाना चाहिए था, और लिखा जाना चाहिए था ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली शोइंग फॉर डेंजरस जाती है। तो बंदा यहाँ से जो ही देखेगा सामने लिखेगा यहाँ से तो फायर एग्जिट है, क्या मतलब यहाँ से फायर कोई गुजर रही है, अगर यहाँ से गुजर रहा है, नहीं नहीं ये गलत है, यहाँ से तो बंदा नहीं गुजर रहा है। ऊपर से सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पता नहीं कोई इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज़ ये बीच में दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने दोबारा इसको कनेक्ट कर दिया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। जी, दोबारा आवाज़ आ रही है ज़ुबैर या कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर? यस जी सर। जी आ यस रही सर, है, ये अब आवाज आ ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो रहा है। और मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं। जी, तो मैं जो समझाना चाह रहा था, क्या पॉइंट था यार, हाँ जी, जो मैं समझाना चाह रहा था, जो हम क्या परसीव कर रहे हैं, जो चीज़ हम सामने देख रहे हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें कि लिखने वाले ने तो सही लिखा होगा, मगर वो लिखा भी गलत और रिप्रेजेंटेशन भी गलत शो कर रहा है।
तो आप देखें कि अगर आप एक वेबसाइट का एक पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पे जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन का जो बैकग्राउंड उसका थीम है, कलर है, वही आपने गलत चूज़ किया, आपने जो टेक्स्ट का जो कलर है, जो फ़ॉन्ट है, जो उसका स्टाइल है, जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, वो गलत चूज़ किया, तो वो लेने के देने पड़ जाएँगे, वो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही होती। तो यही बात होती है जब आप कोई डिज़ाइन या पैनाफ्लेक्स या कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ आपको जल्दी घर कर जाती है, असर कर जाती है, कुछ आपको समझ नहीं आ रही होती है, यार ये क्या है, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो सिंबल ही समझ नहीं आ रही, तो इमेज ही समझ नहीं आ रही। तो दैट इज़ व्हाई देखें, अगर अभी प्रॉब्लम हो रहा होता, अभी अगर वो वीडियो सामने मेरी कैमरा नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कैमरा आपने मेरी शक्ल देखी हुई भी है और वो मैंने कोशिश भी की, वो बास को कनेक्ट हो जाती थी। और मेरे ख्याल से इस टाइम जो पीक टाइम होता है 7 बजे, ज़्यादातर ये इस टाइम वाले में ज़्यादातर लोग क्लासेस ले रहे होते हैं और कई टीचर्स ने अपने तौर पे क्लासेस का शेड्यूल रखा हुआ है, शाम के टाइम भी रखा हुआ है। मॉर्निंग के स्टूडेंट्स का टाइम भी 4:30 5 बजे तक चल रहा है भाई। तो वो भी मैं हैरान हो रहा था 4:30 5:30, क्योंकि वो फिर स्टूडेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि जो लोग हैं वो फ्री रिलैक्स होके घंटा 1.5 घंटे का उस टाइम शाम के टाइम भी लेक्चर दे देते हैं। तो वो तो स्टूडेंट्स पे, बट मैंने वही टाइम रखा है, जो मॉर्निंग के जो लोग हैं, जो इवनिंग वाले अगर जॉब कर रहे हैं, कोई आते हैं, तो वही टाइम रखा हुआ है। और बाज़ औक़ात आपका लाइव लेक्चर है, बाज़ औक़ात आपका प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मॉर्निंग वालों का अगर लाइव लेक्चर लिया है तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। जिस तरह नेक्स्ट वीक में जब आप आएँगे इंशाल्लाह, तो मंडे में जो होगा वो मेरा मॉर्निंग में एचसीए का लेक्चर होता है, तो वो लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर हो चुका होगा। शाम को आप अपनी क्लास से पहले भी सुन सकते हैं या आप उसको सुन सकते हैं, और मैं क्यूरी के लिए उस क्लास के टाइम में जो 15 टू 20 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, मैं उस वक़्त मौजूद हूँगा। तो ऐसा होता है, ठीक है? ये हर वक़्त ये नहीं है कि मैं इधर भी लाइव लूँ, उधर भी लाइव लूँ, इधर भी लाइव लूँ, मैं तो चला हो जाऊँगा। तो मैं पहले ही कोर्सेज़ काफ़ी सारे पढ़ा रहा होता हूँ। मैंने कोर्सेज़ भी इस तरह लिए हुए हैं कि मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉर्निंग का है, ऊज़ है और एचसीआई है, फिर आपने के इवनिंग में से। तो मेरे पास डिफरेंट है मतलब सब्जेक्ट है। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, उसके मल्टीपल सेक्शन, कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 सब्जेक्ट है सिर्फ़ और उनके 2-2 सेक्शन है। तो मेरे पास ज़रा टफ़ है, मेरे पास मॉर्निंग का लोड भी है, कुछ इवनिंग में विज़िटिंग का भी है, तो टफ़ है। तो फिर भी आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इट्स वेरी टफ़ फॉर द टीचर, बट आई एम मैनेजिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इट। तो मैं भी खुद 2 हफ़्ते वायरल में बीमार रहा हूँ और काफ़ी प्लेटलेट्स भी मेरे डाउन हो गए थे, 128 बल्कि हैं भी, और काफ़ी वीकनेस भी है। तो आई एम गोइंग थ्रू दिस ऑल थिंग स्टफ, और मैंने भी अपने आप को कंपोज़ किया, और पढ़ाना सबसे मुश्किल है। और मैं मेरे मॉर्निंग में मतलब ये चौथा लेक्चर चल रहा है, 3 मैंने लाइव लिए हैं, ठीक है? तो आप सोच लें, डेढ़ और 2 घंटे का, 2 और 3 5 घंटे मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, और एक जो 1.5 घंटे क्लास थी उसमें भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर मैंने शेयर किया था, आधा घंटा मैं व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक बंदा 5.5 घंटे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइव होना सुबह से शाम, तो यार ये एक हेक ऑफ टास्क है, और ये कोई आसान बात नहीं है, जिसको आप कहते हैं खाला जी का घर नहीं है, ठीक है? तो यस, कुछ टीचर्स जो है डेफिनेटली, और भी टीचर्स हैं जो एफर्ट कर रहे हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा था, अगर फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन तो डिस्प्ले कर दी, बट उसका जो लुक एंड फील है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसको जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसका जो फॉन्ट या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है, किस जगह करनी है, सब अगर नहीं कर प्रॉपर करेंगे, तो विजुअल जो परसेप्शन है वो दूसरे को समझ नहीं आएगी, वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और आपकी इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको परसीव वो सही तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सामने देखें आप, ये जो अपर जो आपके पास नज़र आ रहा है, या सब लोग, तमाम लोग देख रहे होंगे, अपने माइंड में आंसर भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन तो ये भी नहीं कर सकता। तो ये सब ऊपर देख रहे होंगे, और सब लोग डिफरेंट तौर पे परसीव भी कर रहे होंगे। कुछ ये ऊपर कह रहे होंगे ये जो स्टार है और उसके अंदर एक और स्टार है, ये प्रिज्म है। कुछ लोग कह रहे होंगे ये जो आपको ये जो ब्लैक साइड में ये नज़र आ रही है, एक गेम होती थी पैक-मैन, जो दाने-दाने खाती थी, तो ये पैक-मैन भी वो नज़र आ रहे हैं। नीचे वाली जो फिगर है, जो विजुअल आप देख रहे हैं, इसको क्या परसीव कर रहे हैं? नीचे वाले कुछ स्टूडेंट एक चीज़ परसीव कर रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हर तरीके से, हर पहलू से इस पे गौर कर रहे होंगे, ठीक है? वो कहते हैं कि नीचे वाले क्या परसीव कर रहे होंगे, ये आपको ड्राफ्ट की, ये शतरंज की एक गोटी भी नज़र आ रही होगी, एक उसकी, और दूसरे ये भी परसीव कर रहे होंगे कि ये राइट साइड पे भी एक चेयर है और लेफ्ट साइड पे भी चेयर है, दोनों चेयर एक दूसरे को देख रहे हैं, गुलदान नुमा भी नज़र आ, 3-3 चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक ही नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो परसीव ही कर नहीं पा रहे होंगे, ऐसे होंगे बिल्कुल जान के नहीं, और वाकई एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रही होगी ये क्या है।
तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही इसके अंदर से परसीव कर पा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें से 2 चीजें परसीव कर पा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे जो नीचे वाली फिगर में से तीनों के तीनों परसीव कर पा रहे हैं। जो तीनों के तीनों परसीव कर पा रहे हैं, वो सोचने की जो सलाहियत है वो सब में होनी चाहिए, या वो सोचने की हिस्स डेवलप होनी चाहिए कि ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक शेर है, हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। तो हर बात पे कुछ ना कुछ पहलू में डिफरेंट एंगल से, एस्पेक्ट से सोचना, एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं वक्त के साथ साथ। तो ये देखें, ये ड्राइंग, ये फिगर जो आपके सामने अब आई है, अब इसको गौर से जरा देखें, इसके अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। सब लोग सोच रहे होंगे यार सर इसमें से क्या पूछना चाह रहे हैं, इसके अंदर भाई कोई इन्फॉर्मेशन है? मुझे जरा इन ये जो डॉट्स सर्कल नजर आ रहे हैं, आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, स्क्वायर, इसके अंदर डॉट्स भी हैं, इनको जरा डॉट्स को गौर से देखें, और जो इसके अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढ के बताएगा, मैं ज़रा मान जाऊँ उसको कि ये क्या है। माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट भी बड़े अच्छे, 23 स्टूडेंट्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। जी जुबैर साहब, जरा आप जरा सामने आए, मुझे बताएं इसमें से आपको कुछ गौर करें, इन डॉट्स में क्या फील हुआ है? आप जरा नुमाइंदगी कर रहे हैं क्लास की। सर इसमें ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आते हैं, बाकी मैं जिसको हाँ मैं देख रहा हूँ उसमें नहीं आते नजर, हाँ लेकिन जब जी फिर जी बाकी बिल्कुल, को देखता हूँ वहां से भी गायब हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब अपना माइक बंद करें, थैंक यू। जुबैर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बात की और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसे प्रेजेंट किया कि अगर हम इस पे फोकस करें तो जो सर्कल्स हैं, वाइट वाइट सर्कल, उसमें अगर गौर करें तो आपको ब्लैक ब्लैक एक डॉट नजर आएगा, और वो मूव होता हुआ नजर आएगा, जो जो आगे बढ़ता जाएगा पीछे से वो सर्कल ही गायब होगा। तो ये एक इल्यूजन है, ये नजर का धोखा है, ये एक ऐसा एक इमेज दिया हुआ है जो आपको एक इल्यूजन में, एक फ्रेम में क्रिएट कर रहा है। ये हो क्या रहा है, ये है क्या इसमें एक्चुअल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इल्यूजन होती हैं। ठीक है, ये परसेप्शन में देखें, ये चीज़ें आ रही हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट ग्रुपिंग मैंने चेंज की, ये है सेम चीज़। देखिए, जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉल सर्कल है, और उनके बीच में एक लार्जर सर्कल है। जो राइट साइड पे है वो लार्जर ही सर्कल है, उसके अंदर स्मॉल सर्कल है। तो ज़्यादातर लोगों को ये जो लेफ्ट साइड वाला छोटा सा व्यू है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को ज़्यादातर को राइट को अच्छा लग रहा होगा। ये अपनी आपकी एक सेंस है, एक हिस्स है कि आपको क्या पसंद किस तरह आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, ये इल्यूजन की बात हो रही है। तो जो हम ये आपको राइट साइड पे जो पिक्चर है ये नज़र आ रही होगी, जो हम ये बार को हम ऊपर करते जाएंगे, आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला प्लैंक या बार है वो बड़ा है, मगर जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये दोनों की लेंथ सेम है। और ये लेफ्ट साइड पे आपको वही लाइन वाला तजर्बा किया हुआ है, तो नीचे वाली लाइन आपको ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, ऊपर वाली छोटी लाइन लग रही होगी, मगर लेंथ बिल्कुल सेम है। ये इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन, नज़र का फरेब है, ये ऐसा है नहीं। अच्छा जी, ये जनाब क्या है, ये मैं किसी स्टूडेंट को ज़रा बुलाता हूँ, और ये ज़रा मैं देखता हूँ चैट सेशन में से। हाँ जी, ये मेरा बड़ा प्यारा स्टूडेंट नबील। नबील, ज़रा माइक खोल के सामने और ये बताओ ये क्या है, ये क्या इमेज है, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या परसीव कर रहे हैं, ये क्या आप देख रहे हैं, क्या है जी नबील? सर सबसे पहले इसमें मूछें नज़र आ रही हैं, नाक नज़र आ रही ठीक है, है। एक बच्ची का फेस ओहो, नज़र आ रहा है। सुनो सुनो रुको, एक एक चीज नहीं बतानी, एक कंप्लीट एज अ होल बतानी। ठीक है, मुझे तो है, मगर एक टोटलिटी में देखो वो क्या चीज है कंप्लीट, जरा गौर करो सर फिर मुझे बताओ। सर एक यंग लड़की का फेस नज़र आ रहा है जिसने मुंह उधर किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, किस और साइड से, एक लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। सर मेरे सामने स्क्रीन है तो इसके लेफ्ट साइड पे उसने मुंह किया हुआ है, एक साइड पोज नज़र आ रहा है ठीक उसका। ठीक है और ठीक है, एक यानी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, जी आपने सर। बिल्कुल ठीक है, राइट साइड पे ठीक बताया बिल्कुल। आप अपना माइक्स ऑफ करें, जबरदस्त, ये बिल्कुल सही बात बताई कि राइट साइड से देखें तो एक बाबा जी हैं मूंछों वाले, ठीक है, और लेफ्ट साइड से देखें एक दोशीजा है, और उसने जो ये हैट शर्ट पहना हुआ है, तो ये दो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा कि आमिर खान ने भी एक मूवी की थी, वैसी एक मूवी की थी जिसपे उसने अपनी इमेज भी होगा, वो नेट पे भी है, कि आपने, उसने, आमिर खान ने क्या किया कि अपनी पूरी ऑब्जेक्ट का, यानी अपनी पूरी तस्वीर का उसने दो, एक तरफ ड्रेस लड़कों वाला किया, एक तरफ से ड्रेस लड़की वाला किया, और चेहरा भी ऐसा टिल्ट किया। तो परसीव वैसे समझाने के तौर पे किया जा रहा है कि आप कैसे परसीव करें, इसके अंदर से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। तो विजुअल परसेप्शन, जब आपको कोई चीज, इमेज है या इंफॉर्मेशन है, ये टेक्स्ट दिखाई जाती है, तो आपने उस पर गौर करना होता है कि कैसे इसके अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। ये हम आस्ता आस्ता आगे इसकी मेमोरी पॉइंट से जाएंगे, स्टोरी पॉइंट से जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है,
तो विजुअल परसेप्शन के लिए जब कुछ चीज़ हमें नज़र आ रही होती है तो ये 5 चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं, वो इमेज है, वो स्लाइड है, वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, उसके अंदर ये 5 चीज़ें। उसका एक साइज़ मैटर कर रहा होता है, उस विजुअल एंगल, किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं, ठीक है? जिस तरह अभी नबील से मैंने क्वेश्चन किया तो नबील कहता सर हाँ, इस साइड से स्क्रीन की, मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड से देखो, तो उसने लेफ्ट साइड से फ़ौरन कहना था लेफ्ट साइड पे वो फीमेल, उसने कहा हाँ सर, जो स्क्रीन फ्रंट है उस पे लेफ्ट पे फेरा हुआ है। तो किस एंगल से अगर आप उस विजुअल चीज़ को देख रहे हैं, और विजुअल एक्यूटी आ जाती है नीटनेस और क्लीनिनेस, शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्राइटनेस उसके कलर शार्प के पॉइंट से आ जाता है, कलर इटसेल्फ आ जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें मिला के किसी चीज़ों जो चीज़ अच्छी परसीव आप कर पाते हैं, विजुअली आप देख पाते हैं, तो उसमें ये पाँचों जो फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अगर फुलफिल करें तभी आप उसको अच्छी तरह परसीव कर सकते हैं। उसका साइज़ आ जाता है, उसका एंगल, उसकी एक्यूटी का मतलब क्लीननेस आ जाता है, मतलब वो सुथरा, साफ सुथरा और प्रॉपरली उसको मैप किया गया, दिखाया गया कि ब्राइटनेस आ जाती है, और कलर इटसेल्फ, कलर जो कलर उसमें कलर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट है या वो पेंट में कलर है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विजुअल इंसानों की तो कैपेबिलिटीज और सोचने की सलाहियत और कुछ ड्रॉबैक्स, डेफिनेटली एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, मैं भी अगर सुबह से शाम तक लेक्चर दूंगा, मैं भी 5 मिनट के बाद मेरी भी बैटरियां जवाब दे जाएंगी, और मैं भी कहूँगा यार मैं थक गया हूँ, मैंने 2 घंटे का एक कूज का लेक्चर लाइन लिया, और एसपीएम का मैंने एसपीएम में मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, इवनिंग में तो बिलाल साहब पढ़ा रहे हैं, मेरी आज 2 घंटे की लेक्चर था, वो भी 102 मिनट 100 मिनट्स का लेक्चर, वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड लोगों के पास पहुंच चुका है आज, और वो लिंक वो डाउनलोड भी कर लेते हैं। और लोगों को मैंने ये भी कहा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, बल्कि इंस्ट्रक्शन ये भी है, आपकी क्लास में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले भाई। आप में से कोई एक जुबैर कोई स्टूडेंट ढूंढ के एक स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर, वो अगर किसी पर लैपटॉप, ज़ाहिर पता है ज़्यादातर लोगों पर लैपटॉप ही हैं, तो वो स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, और जो टीचर जब लेक्चर स्टार्ट करता है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करता है, तो आप स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर से भी लेक्चर स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ, एक जो लेक्चर है, एक स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर कैम्टेशिया रिकॉर्डर के नाम से है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें, सिस्टम यूज़ करें, तो उसके लिए ज़बरदस्त है। और भी आप स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से स्क्रीन कैप्चर करने के जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, वो मौजूद हैं, आप उनको इंस्टॉल करें, और जो इन टीचर लेक्चर एंड करता है, आप वो स्क्रीन कैप्चरिंग से आप भी कैप्चर करना एंड कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछता है कि इसकी वीडियो क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए, वो जनरेट कर देता है डिफरेंट फॉर्मेट में। आपको एलएमएस पे से इंस्टॉल या लेक्चर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली अपने लेक्चर को अपने सिस्टम पर उसको सेव कर सकते हैं, और आपके पास वो सेव फॉर्मेट में आ सकता है। तो ज़ुबैर, ज़रा ज़ुबैर लाइव लाइन पे आ जाए। यस सर। जी ज़ुबैर, आप अगर आपके पास कोई स्क्रीन कैप्चरिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या किसी के पास नेट की भी फैसिलिटी अच्छी है, वो स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके ऑटोमेटिकली ये लेक्चर की वीडियो भी खुद से जनरेट कर लेता है, और ऑटोमेटिकली वो उनके पास सेव हो जाती है। और आप अपना क्या कर लें, HCI का एक ना जीमेल की एक आईडी बनाएं, और उसका एक जो भी HCI के जो लेक्चर्स आ रहे हैं, उसको उस आईडी जीमेल की, उसकी गूगल ड्राइव पे सिर्फ HCI का एक बना लें। हर टीचर के लिए ऐसे कर लें, तो उसके लेक्चर जो है ना उस पे शेयर करते जाएं, और उसका यूआरएल वो भी शेयर कर सकते हैं। एलएमएस पे कहते हैं कि लेक्चर जो है वो 1 हफ्ते के बाद शायद सुने, वो लिंक डिलीट हो जा कर देते हैं या रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप आपके पास लेक्चर आ गया, टीचर ने अपलोड कर दिया, आप तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसको आप गूगल पे ड्राइव पे शेयर भी कर सकते हैं। तो आप अपना जो है स्क्रीन कैप्चरिंग भी किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लें। और अगर ये मैं मॉर्निंग में भी ये लेक्चर शेयर करूंगा, तो मॉर्निंग में भी कोई स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीआर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा ले, और वो फिर मुझे बताए, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद या किसी की लगाएं, और वो ऑटोमेटिकली जो ही लेक्चर स्टार्ट हो वो कैप्चरिंग करना शुरू कर दे, और एट द एंड जब जनरेट हो जाता है, तो वो आप गूगल ड्राइव पे शेयर भी कर सकते हैं कोई बंदा, तो वो सबके लिए एलिजिबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं तो कर आप एलएमएस से भी कर सकते हैं अपना लिंक डाउनलोड, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद को डिलीट होता है, तो फिर तो रह जाएगा। तो आपके पास अगर लेक्चर आ रहा है, तो आप लेक्चर वो डाउनलोड भी कर लेते हैं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है, आपके पास तो मौजूद है, वो बाज़ वक़्त किसी वक्त भी अपलोड हो सकता है, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर इसी तरह मैं ये लेक्चर जब मॉर्निंग वालों के साथ शेयर कर दूंगा, तो मॉर्निंग में भी जो CR है, जबार है, नुमान सती है, वो भी किसी को टास्क दें, और वो स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड भी करें, और उसको
डाउनलोड भी कर लें और शेयर भी कर लें, ठीक है। LMS पे भी होगा और आपके पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो विजुअल प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास फ्लडेड वे में इतनी आ रही होती है और पैरेलली आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो आप उसको आपने आपके ब्रेन ने इसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे उसको जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रही है। फॉर एग्जांपल आप लेक्चर अब सुन रहे हैं, अब जब आपके पास फिजिकली जब हम होते थे बिफोर कोरोना, तो आप लेक्चर देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, कुछ लिख भी रहे होते हैं। आपको कोई मोबाइल पे कोई मुझे अक्सर याद है, मैं देखता हूँ यहाँ पर वो हीरो मौजूद है कि नहीं मौजूद है, किधर है वो हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या नाम है, वो हमजा किधर है हीरो? आरएम नहीं आया हुआ, आरएम भी गायब है। हाँ जी, हमजा इरफान बैठा हुआ है, वो हीरो हीरो बोलता हूँ मैं इसको। हाँ जी हमजा, अपनी आवाज़ सुनाओ हमजा, जरा लाइव आके हेलो हाय करे, सुन भी रहा लेक्चर के कोई नहीं। तारीफ तो पहले लेक्चर की बड़ी कर रहा था, सर जबरदस्त लेक्चर है आपका, जबरदस्त समझ आ रहा है, जबरदस्त यस रिकॉर्ड हुआ। सर। ओ जिंदाबाद, आ गया जी। यस हमजा सर। तो मैं अक्सर हाँ जी जी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है जी, वो बंद जी कर दो सर, वीडियो। आपने नाम हमजा लिया तो मैं कनेक्ट कर रहा था, माइक ऑन कर रहा था सर, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा रिकनेक्ट में, इसलिए सर। ठीक है जी, सुन लिया आवाज, थैंक यू वेरी मच। हमजा जनाब आते हैं लेक्चर में, बाज़ औक़ात हमजा को ट्यून करना, हमजा मोबाइल पे ध्यान ही इधर, जी जी यस सर, वो वैसे ही मैं देख रहा था, कुछ आया मैसेज है तो बाज़ औक़ात ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास, ठीक है बंद कर दो ना आप उसको, माइक को डिसेबल अच्छा कर सर, दो ठीक है, बस। बंद करो। हाँ जी बस, हाँ ठीक है जी, बस अभी हम 2-3 मिनट में लेक्चर यहीं पर अभी स्टॉप करने वाले हैं जी। तो होता ये था कि इन्फॉर्मेशन आप लेक्चर सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और आप कुछ चीज़ नोट भी कर रहे हैं, फिर आपके अपने वो कहते हैं ना अपने कट्टे भी चल रहे हैं बीच में, कुछ होते हैं वैसे बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए, कईयों का ध्यान कहीं और होता है, कोई टीचर फिर मैसेज करते हैं, ओ भाई हेलो लेक्चर पे ध्यान दो, किधर सोच रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। तो कईयों का ध्यान फिर टीचर फोकस करवाते हैं, भाई इधर ध्यान दें, कहाँ दे रहे हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन या इतनी सारी टास्क पे आप पैरेलली फोकस करके बैठे होते हैं या फोकस करना चाह रहे होते हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो इंसान कैसे उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, कौन सी काम की इंफॉर्मेशन चीज़ होती है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को अपने सेंसरी स्टोर के थ्रू जो है वो मेमोरी के पास लेके जाए और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाए, वो भी आप इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में सुनेंगे। अच्छा कई तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते ये हैं कि हमारे लिए लेक्चर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बाकी काम के शुगल मेला, दोस्तों से यारी और जो कोई मैसेजिंग करना और जो देखना कोई ग्रुप पे क्या एक्टिविटी चल रही है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ स्टूडेंट के लिए वाकई ऐसा होता है, वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं खसमा नु खाओ, सानू कोई परवाह नहीं, टीचर लेक्चर दे रहा है कोई परवाह नहीं। मगर कुछ टीचर मेरी तरह के भी होते हैं जो थोड़े से ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़रा एक्टिव, ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं, तो वो कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा होता है, यार ये हमें खड़ा भी कर देता है, ये हमसे पूछता भी है। हाँ ऑनलाइन अब क्लासेस में, वर्चुअल क्लासेस में ऐसा नहीं है, बट मेरे पास ऐसा वक्त टेक्निक भी है कि हम स्टूडेंट को कैसे पार्टिसिपेट करें। और आगे अपकमिंग लेक्चर में मैंने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस भी होगी, कुछ ऑनलाइन क्विज की एक्टिविटी भी डाल देंगे, कोई लाइव टास्क भी बाज़ का डाल देंगे, तो इस तरह इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रहती रहेगी और इसी तरह फिर आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह यहाँ से इसी स्लाइड से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि देखें आपके पास नज़र आ रहा है कि कैसे आपने रीडिंग और फिर आगे अपकमिंग स्लाइड में मेमोरी कैसे आपने इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह इस लेक्चर का जो फीडबैक है, आपका जो ग्रुप है वो फ़खर साहब आपने माइक ऑन कर दिया है, बड़ी मेहरबानी, आप अभी आ गए। इंशाल्लाह आप अपना फीडबैक लेक्चर का अपने ग्रुप, जो आपके बॉयज़ का ग्रुप है, लड़कियों के जो भी लड़कियां हैं वो लड़कियों का ग्रुप अलहदा है, आप उस पर अपना लाजमी फीडबैक दें। आपका ये जो लेक्चर जब अभी मैं एंड करूंगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद ये रेंडर होके उस पर आपके LMS पे URL लिंक भी आ जाता है, वो सब शेयर भी कर लें, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो लाजमी डाउनलोड कर लें। और नेक्स्ट टाइम ज़ुबैर आप नेक्स्ट वीक तक जो है ना, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लें और मुझे बताएंगे कौन सा LMS कौन स्क्रीन कैप्चरिंग लेक्चर भी रिकॉर्ड करेगा, या अगर आपके पास बाज़ का रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं तो आपके पास बाज़ का लाइव भी
होगा आपके पास बस का रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए होगा कि मॉर्निंग का अगर मैंने लेक्चर ले लिया है तो वो इवनिंग में अपलोड हो जाएगा लिंक, और मैं फिर आपके साथ क्यूरी कर लिया करूंगा आधा घंटा बैठ के या इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ, और आप इस लेक्चर का फीडबैक, इसकी जो शुरू में वीडियो और ऑडियो क्वालिटी थी, और एट द एंड जो आपने सुना समझा वो कैसा था, जब आप इसको लेक्चर को तसल्ली से आराम से जब आप इसके पॉइंट्स के नोट्स देखेंगे, उसमें दोबारा भी आप इसको फीडबैक देते हैं। थैंक यू जी, तमाम लोगों का, स्टूडेंट का शुक्रिया।